अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग का केस सामने आया ही था कि एक और नया केस निकल कर आ गया। वो भी छोटी मोटी कंपनी या फंड का नहीं, बल्कि भारत की सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो कि 44 ट्रिलियन वर्थ एसेट संभालती है। आप सही सोच रहे हो, मैं LIC कंपनी की बात कर रही हूँ। यदि हमें कोई पॉलिसी खरीदनी होती है तो हमारे माइंड में पहला नाम हमेशा LIC का होता है। वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉय ने इलीगल तरीके से 244.09 लाख रुपीस कमा लिए। वीडियो को शुरू होने से पहले मैं हर एक पर्सन के माइंड में ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ जिन्होंने LIC की पॉलिसीज़ खरीदी हैं या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज़ डूब जाएंगी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स खराब हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि LIC के साथ तो फ्रॉड हुआ ही नहीं है। तो फिर आप सोचोगे हुआ क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो कि आपको बाहर से पता चल गया कि LIC कंपनी जी एंटरटेनमेंट के शेयर्स खरीदने वाली है। फिर आपने क्या किया, उसी टाइम कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया इस उम्मीद में कि LIC कंपनी उन शेयर्स को खरीदेगी। अब मान लो आपने खरीद लिया, वहीं पर दूसरी ओर फिर LIC कंपनी का डीलर भी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहा है, जिससे क्या होगा, मार्केट में ये न्यूज़ आएगी, फिर और भी ज़्यादा लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे, जिससे अल्टीमेटली स्टॉक का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हो। पर वो सेबी की आंखों में ना धूल नहीं झोंक पाए। तो इसलिए पहले हम जानते हैं कि ये स्कैम और ये फ्रॉड कैसे हुआ, किसने किया, कौन शामिल था, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन की एक्सेस कैसे आई, क्या LIC कंपनी को इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो जनवरी 2020 में ना सेबी को काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट्स मिले थे कि LIC कंपनी में कुछ फ्रंट रनिंग एक्टिविटी चल रही है। फिर धीरे धीरे सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2022 तक, जिसमें उनके सामने ये 5 सस्पेक्ट्स आते हैं, जिसमें से एक था योगेश गर्ग, जो कि ना LIC कंपनी में एज अ एम्प्लॉयर काम करता था। 2011 में उसको अपॉइंट किया गया था असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हिसाब से। उसने अलग अलग जगहों पर काम किया था। 2019 में ना उसको शिफ्ट कर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाकर। वहां पर उसके पास हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, कौन से सेल करने हैं, कौन से पेंडिंग ऑर्डर्स में पड़े हैं, कौन सी सिक्योरिटी बनाई जाएगी, किस पॉलिसी में चेंजेस लाए जाएंगे। क्योंकि वहां पर उसका काम मेन ये होता था कि जो भी पॉलिसीज बनती हैं या फिर जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, वो एज अ डीलर वहां पर काम करता था। तो इसका मतलब साफ साफ शक उस पर जा सकता था, क्योंकि उसके पास हर एक तरह की इंफॉर्मेशन होती थी यार। अब इतने सबूत काफी नहीं होते कि हम किसी के ऊपर शक करें। फिर धीरे धीरे जैसे सेबी डीप डाउन गई, उन्होंने नोटिस किया कि जब भी योगेश ट्रेडिंग करता था ना, उसमें 2 पैटर्न्स कॉमन थे। पहला है बाय बाय सेल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BBS। अब इसमें वो LIC कंपनी के डीलर से पहले कि वो शेयर्स खरीदे, वो कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता था। फिर जब LIC कंपनी का डीलर बाय ऑर्डर प्लेस करता, वो उसी टाइम पर कंपनी के शेयर्स को सेल करता था, जिससे जो प्राइस डिफरेंस होता था वही उसका प्रॉफिट होता था। अब आप सोचोगे इससे कैसे प्रॉफिट हो गया, जब उसने बाय किया उसने सेल कर दिया। अब आप याद करिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था। मान लो कि आपको बाहर से ये पता चला कि LIC कंपनी इस शेयर्स को खरीदने वाली है। आपने उसी टाइम पर कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया। अब LIC कंपनी ने भी खरीद लिया। अब धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में जाएगी कि हाँ LIC कंपनी ने इस शेयर में अपना स्टेक बढ़ाया है या फिर घटाया है। फिर वैसे वैसे लोग उसको खरीदेंगे, जिससे कंपनी का प्राइस बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट होगा। सो दिस इज अ बाय बाय सेल। जैसे हम एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर चेक करिए, योगेश ने अपने फादर के अकाउंट से ना पहले 5000 शेयर्स खरीदे थे एस्ट्रल कंपनी के। उसने बाय ऑर्डर प्लेस किया था 1139 पर। उस टाइम पर जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस था वो इतना था। फिर वहीं पर दूसरी ओर LIC कंपनी के डीलर ने भी बाय ऑर्डर प्लेस किया 1149 पर। आप नोटिस करना कि उसी समय में 1149 पर ही योगेश ने कंपनी के शेयर्स को सेल कर दिया। अब प्राइस बढ़ गया, उसका प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर चेक करिए। उसको प्रॉफिट हुआ था 82,641 रुपीज का। दूसरा है सेल सेल बाय ऑर्डर। इसमें वो LIC कंपनी के डीलर से पहले कि वो सेल ऑर्डर प्लेस करे, खुद का पहले ही सेल ऑर्डर प्लेस कर देता था। फिर जब LIC कंपनी के डीलर ने कंपनी के शेयर्स को बेच दिया, उसी टाइम पर वो कंपनी के शेयर्स को खरीदता था। अब ये जो प्राइस डिफरेंस आया ना, वही उसका प्रॉफिट होता था। जैसे आप स्क्रीन पर चेक करिए, जैसे अब यहाँ पर चेक करिए, पहले 10,000 शेयर्स जो थे वो योगेश ने वेद प्रकाश की फॉर्म में सेल किए 1239 पर, जब एवरेज ट्रेडेड प्राइस था 467। उसी टाइम पर 1:02 पर LIC के डीलर ने भी सेल ऑर्डर प्लेस किया। अब जब LIC के डीलर ने सेल ऑर्डर प्लेस किया, जब उसके शेयर्स सेल हो गए, अब कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा, गिरेगा। फिर उसने क्या किया, 1:11 पर उन्हीं कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया।
जिससे उसको प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर है 1,22,871, क्योंकि उसने यही सेम प्रोसेस एक दिन में बहुत बार रिपीट किया था। सो ये दो पैटर्न्स हैं जो कि दोनों में देखे गए थे। अब इसमें वो खुद नहीं था, उसके फैमिली मेंबर्स ने भी सभी ने ये ट्रेडिंग की थी और सभी में ये पैटर्न्स कॉमन देखे गए थे। इस काम में वो अकेला नहीं था बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे और ये सभी चीजें उनके फोन नंबर्स, कॉमन एड्रेस से साबित भी होती हैं। जो वेद प्रकाश थे उनके फादर थे, सरिता उनकी मदर थी, कमलेश अग्रवाल उनकी मदर इन लॉ थी। तो इस तरह से सभी का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन था। तगड़ा सबूत सीबी के हाथ तब लगता है जब उनको पता चलता है कि योगेश ने ना अपने फादर वेद प्रकाश के साथ ना एक जॉइंट अकाउंट ओपन किया है और वो जॉइंट अकाउंट फर्दर ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक है। सिमिलरली उसने अपनी मदर सरिता के साथ भी एक जॉइंट अकाउंट ओपन किया है और वो फर्दर ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक है। 2019 में ना उसके फादर की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद भी उनका अकाउंट ऑपरेटिव था। अब उनके अलावा कौन यूज कर सकता है? ऑब्वियस साफ साफ शक जाएगा योगेश के ऊपर, क्योंकि वो जॉइंट अकाउंट था, उनके अलावा कोई और अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता था। थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन आजकल के समय में हमारे लिए बैंक स्टेटमेंट्स देखना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। तो जब योगेश के फादर वेद प्रकाश गर्ग, जिनका अकाउंट येस बैंक पे है, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स देखेगी तो ये साफ पता चला कि सबसे पहले कोई गर्ग फैमिली मेंबर उनके अकाउंट में 50 लाख रुपीस ट्रांसफर करता है 2020 से लेकर 2022 तक। उसमें से 39 लाख रुपीस का इस्तेमाल किया गया, उनको ट्रांसफर किया गया आनंद राठी ब्रोकर में, जहां पर ट्रेडिंग हुई। ट्रेडिंग होने के बाद 83 लाख रुपीस ब्रोकर के अकाउंट से उनके अकाउंट में, मतलब उसके फादर के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। फिर उसमें से भी 74 लाख रुपीस जिस फैमिली मेंबर ने डाले होंगे उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। ये सिर्फ एक फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं हुआ है, बल्कि उनकी मदर सरिता के साथ, कमलेश अग्रवाल, तो सारे फैमिली मेंबर मिलकर ये काम कर रहे थे। दूसरा एक खास चीज, सारे फैमिली मेंबर्स ना ज्यादातर सिर्फ दो ही ब्रोकर्स को इस्तेमाल करते थे। पहला है आनंद राठी ब्रोकर, दूसरा मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर, जिनके अकाउंट्स में वो ट्रेडिंग करते थे। फिर जब जीत जाते थे उन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो वहां से भी काफी कुछ हाथ लगा है। और तीसरा चीज ये पता चला कि एक बार ना योगेश ने अपने LIC के सीनियर ऑफिसर्स के सामने ये कन्फेस भी किया था कि उसने अपनी मदर और मदर इन लॉ के अकाउंट से ट्रेडिंग की है। बट बाद में उसने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और जब उससे प्रूफ मांगेंगे तो उसने अभी तक वो प्रूफ सबमिट नहीं किए। तो साफ साफ शक उस पर जाएगा कि उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही है। अब ये सब पता लगने के बाद ना सेबी ने सभी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। ना वो जो भी उन्होंने इन्वेस्टिंग की है वो पैसे निकलवा सकते हैं, ना डेबिट करवा सकते हैं, ना वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है। इनफैक्ट सेबी ने सभी के ऊपर एक टाइप की पेनल्टी लगाई है। उनको बोला है कि सबसे पहले उनको अपने कमर्शियल बैंक के पास जाकर एस्क्रो अकाउंट ओपन करने हैं और उन अकाउंट्स पे पैसे ट्रांसफर करने हैं जितने भी अभी तक के इलीगल गेन्स उन्होंने किए हैं। पर अभी तक ये नहीं पता चला कि योगेश गर्ग खुद अकाउंट्स में ट्रेडिंग करता था या फिर वो इन्फॉर्मेशन अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करता था। इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लास्टली इसको जानकर हम क्या ही कर लेंगे, क्योंकि ना तो हमारी पॉलिसीज खराब होने वाली है, ना ही हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसको जानकर। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, बट जो लोग ऐसा गलत काम करते हैं वो दोबारा ऐसा काम करने से पहले ना 100 बार सोचेंगे, क्योंकि हमारी रेगुलेटरीज जो हैं वो भी स्ट्रिक्ट होती चली जा रही हैं। उनको पहले से हाई अलर्ट्स मिल जाते हैं कि इस फंड में या फिर इस कंपनी में ये स्कैम चल रहा है, और उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन से जो ऐसा काम करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। बट एक चीज़ हम लोगों को सोचने वाली है कि फिर भी ये स्कैम पकड़े जाने के बावजूद फिर दूसरा पर्सन ऐसा स्कैम क्यों करता है। मतलब कि स्टिल हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमने लॉज बनाए हुए हैं उसमें फिर भी कोई ना कोई गैप है जिसको ये फुलफिल कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा और ज़्यादा डीप डाउन जाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि आपके क्या और सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या सजेशंस हो सकते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में किस तरह से फ्रंट रनिंग का स्कैम हुआ था, तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके ज़रूर चेकआउट कर लेना। उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।